इस वीडियो में जनरल बख्शी का जो गुस्सा है वो एक फौजी का दर्द है। वो बात करते हैं मैं हूं ना कि आपको पता है कैसे बाद में हिंदू टेरर शब्द का इजाद हुआ था। धुरंधर के अंदर जिनको दर्द है वो अब ऐसे चिल्ला रहे हैं। इस तरह समय बदल रहा है। वो पूरा एक इकोसिस्टम जो अमन की आशा की बात करता था, या एक इंडियन आर्मी का सोल्जर किस तरह किसी भी रीजन से बाद में टेरर बन गया था, या कैसे आईएसआई और भारतीय एजेंट्स के बीच में प्रेम चल रहा है, वो सारा जो बॉलीवुड था वो अब चिल्ला रहा है धुरंधर के अगेंस्ट। पर पहले जनरल बख्शी एक्सपोज करने जा रहे हैं किस तरह सॉफ्ट पावर चलती थी। ये आज की बात नहीं है, ये 70s में हो, 80s में हो, 90s में हो, 200s में हो, आप इतनी सारी ऐसी मूवीज देख पाएंगे। पठान में आपको पता है क्या हुआ, टाइगर में पता है क्या है, यश राज जो स्पाई वर्ल्ड है उसमें पता है क्या है, मैं हूं ना के अंदर क्या क्या है। आप सुनिए जनरल बख्शी को, एक व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन अपनी जान पे खेल के फौज को दिया हो, उसके दिल पे क्या बीतती थी। और अब धुरंधर आने के बाद शायद फाइनली लोगों को समझ आ रहा है रियलिटी क्या थी, दिखाया क्या जाता है। अगर उसको भी आप आर्ट कहते थे और अलाउड था, तो फिर इस आर्ट से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये आर्ट तो सच की घटनाओं पे आधारित है। आइडिया आया साहब, हिंदू टेरर, हिंदू टेरर। और आपको इश्करन, लेट मी टेल यू सम होम ट्रूथ्स थ्रू योर चैनल। आई वांट टू रिवील दिस। पहली एक मूवी बनाई गई थी मैं हूं ना, याद है, जिसमें हिंदू टेरर दिखाया गया था। और बेचारा अपना शेट्टी बेचारे उसको एक हिंदू टेरर गैंग लॉर्ड बना के दिखाया और हिंदू टेरर का कॉन्सेप्ट दिखाया। You remember that? The first movie, fiction precedes reality. The first movie that was created on Hindu terror was by शाहरुख खान, that movie, और मैं हूं ना, जिसमें मेरा नेम से एक बख्शी था, जनरल बख्शी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि then they started turning fiction to reality. बख्शी साहब, आपको याद है उसके बाद उसने just finish this line of argument. I just finished it. उसके बाद they actually tried to turn this fiction to reality. साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया, आपके कर्नल पुरोहित के बेचारे की करियर रुइन कर दिया, ले जाके उसको टॉर्चर कर करके एडमिट कराया, एक्सप्लोजिव प्लांट किए कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास एक्सप्लोजिव कहां से आएंगे साहब, कि वो कश्मीर से एक ट्रंक भर के प्लास्टिक एक्सप्लोजिव ला रहा था, उसके घर में प्लांट किए गए, उसको टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा, आई मीन एवरीथिंग इज गेम। What are the lives of people? They can be tortured, they can be killed, they can be done this to create a narrative. और इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था, हिंदू टेरर। जनरल बख्शी, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन, सॉरी आई डोंट इंटरेस्टिंग बात की आपने, और जो मेरे दिमाग में नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं थी, कि कैसे वेरी फ्रीक्वेंटली बॉलीवुड एक नैरेटिव सेटअप करता है और वो नैरेटिव धीरे 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 आउट कर जाता है, एक्चुअलाइज कर जाता है। और आजकल बॉलीवुड बहुत चर्चा में है, क्योंकि इंडिया में देखो दो ही एंटरटेनमेंट माने जाते हैं, क्रिकेट एंड बॉलीवुड, जो एक जनरल पब्लिक की एंटरटेनमेंट है। और एंटरटेनमेंट की वैल्यू पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा है। बस पॉलिटिक्स समझना तो 2% 3% के लोगों का रोज सुनने का इंटरेस्ट है। 90% पीपल एंटरटेनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, समझ भी नहीं आता, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो आपने बहुत की कि ये बॉलीवुड की एक मूवी बनती है मैं हूं ना, जिसमें पहली बारी दिखाया जाता है हिंदू टेरर, और वो धीरे धीरे कैसे एक लेक्सिकन में वर्ड आ जाता है हिंदू टेरर, जो आज से पहले नहीं था। जो यूपीए गवर्नमेंट ये वर्ड एग्जिस्ट इन अ सेंस पब्लिक इमेजिनेशन में तो एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसको काफी चढ़ाया जाता है। तो ये जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है, स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, इस पे सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सपोजर इज इनफ, या कुछ और भी किया जा सकता है इसके अंदर? हाउ डू यू सी दिस इंसिडियस, जिसको मैं बोलता हूं सॉफ्ट पावर ऑफ बॉलीवुड, जो कोई भी नैरेटिव सेट कर देती है? फॉर गॉड सेक इश्करन, मेरा बेसिक टास्क फौज में जब मैं ब्रिगेडियर था,
was information warfare and psychological operation. One of the biggest tools is Bollywood and Hollywood. Soft power tool. One of the biggest soft power tools is your film industry. टेलीविजन तो बाद में आया साहब, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 से जो है फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा एक्सेट्रा, थीम सेटिंग, नैरेटिव सेटिंग के लिए किया जा रहा है। वो क्योंकि इसी स्टोरीज आर मोर इजिली एब्जॉर्ब, they more easily become a narrative than any amount of lectures by politicians, etc., etc., etc. The soft power of Bollywood has been hijacked by a set of slum lords, gang lords, Dawood Ibrahim, henchmen of the ISI, and we have gifted the Bollywood machinery of soft power to the ISI of Pakistan to set the agendas in India. अब इससे बड़ा कोई गधा हो सकता है? You have a great tool in your armory of soft power. China doesn't have it. You are the largest film industry in the world, sir. You are greater than Hollywood in terms of pure output. Quality of output की बाद में बात करेंगे, but in terms of pure output, you are much greater than Hollywood. And your reach in Central Asia, your reach in Middle East, your reach in Southeast Asia, in Africa is amazing. Amazing, sir. Amazing. Avara, you go to any country in Central Asia, you go to Russia and they'll all say, Hindushki, Avara, they start off with that. So the fact of the matter is that you have a great soft power. The soft power of the state has now the state of India. I can't imagine how it has happened. Has outsourced this soft power. First, it gave it to the slum lords and the gang lords of the Dawood Ibrahim. You know, the hoodlums of Mumbai, because they are the only people who had black money. You couldn't think of making films with white money. You know. So it had to be black money. Who had the black money? The largest black money was with the slum lords. Therefore, what are the films that came out of Bollywood? Gunde, Gangs of Wasipur, Dawn 1, Dawn 2, Dawn 3, Smuggler, Haji Mastan ki life story, Kulli. For God's sake, yaar, what is the role model you are giving to the Indian youth? Become a gangster, sir. You will live off the fat of the land. Become a rapist, murderer, smuggler, drug peddler. That is the highest the Indian youth must aspire to, because Bollywood promotes. Bollywood is the dream industry. The industry that manufactures dream. And the biggest dream that you can think of is this: you can't have the role model as a soldier, as a man who won the Paramveer Chakra, as a chap who got the Veer Chakra, laid down his life, fought for the safety, security, glory of the country. He is nobody. 8-10 फिल्में बनी है, वो भी रो के जब आर्मी रोई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रोई, कुछ करो तब जाके बनाई था. गिने चुने 8-10 वॉर मूवीज. When your country is the country that has fought the most in the world after Israel and possibly America. The largest numbers of war post-independence have been fought by the Indian armed forces. How many movies have you seen of the Indian army? No, because the role models will be the gang lord with the D company. The role model of Bollywood. Can we afford it, sir? Can we afford it? Can we afford this nonsense? And मैं आपको बता रहा था how, they try to manufacture, they first create a narrative, then they actualize that narrative. So, मैं हूं ना के साथ ये शुरू हुआ, Hindu terror का idea was floated, and then it was turned into actuality as a sinister plot. Whether you torture people, whether you kill people, whether you ruin the careers of people, but this must be fostered. And when the attack took place on Mumbai 26/11, when the attack took place on Mumbai, all of them had come with, ये क्या है साहब? ये मौली है, the sacred thread. सब ये डाल के आए.
डेविड हेडली ने उनके लिए लेके गया था मुंबई। हैड ओबले नॉट लेड डाउन हिज लाइफ, कांस्टेबल ओबले ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस, अगर उसने तुकाराम ओबले ने अगर अपनी जान नहीं निछावर की हो कि जब ही मार के पकड़ लिया अजमल अमीर कासम, अदरवाइज सर एक किताब रेडी थी, हिंदू टेरर एंड इट्स रोल आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये किताब वॉज रेडी बिफोर मुंबई 26/11, बिकॉज पार से उन्होंने बोल दिया था साहब तैयारी कर लो, ये हो रहा है बड़ा तमाशा, तो जरा हिंदू टेरर पे लगाओ इसको सारा, सो दैट द होल ऑफ इंडिया इज बिजी विद हिंदू टेरर। एंड देन यू नो सम पीपल, साध्वी प्रज्ञा was tortured and अपना Kannan Purohit was tortured to create this narrative, so that after 26/11 also the Indian state was shameless enough to do nothing when 166 Indians and some foreigners were killed. We did sweet Annie Adams, sir, Foxtrot Alpha. And then we क्या excuse दिया, ये तो हिंदू टेरर है साहब। But unfortunately हिंदू टेरर didn't stick because of 26/11, because Ajmal Amir Kasab got caught red-handed and he sang like a canary. थप्पड़ भी नहीं मारना पड़ा साहब, he was singing in prison, वो गाने गा रहा था साहब like a yellow canary that he was। सब बता दिया, सब राज खोल दिए उसे, and then आप हिंदू टेरर नहीं बोल सके। इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस है, जैसे आपने कहा डेविड हेडली के दोस्त भी कौन निकले बॉलीवुड से जब इंडिया में था। इफ यू नो फेमसली महेश भट्ट भी कितना, पर उसमें कोई इस पे डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेट डीपली। अदरवाइज कोई नॉन टेररिस्ट अगर किसी बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ हो तो उस पर तो बहुत एक डीप सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट नथिंग वाज डन टू। सो वो एक जो आप कह रहे हैं वेरी सजेस्टिव, एंड एज यू सेड यू हैव स्टडीड इन योर लाइफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है उससे कि कैसे प्रभावित भी कर रहे हैं। एंड आप 93 में भी जाइए, तब भी एक बॉलीवुड स्टार के घर पे आर्म्स रखे जाते हैं। 93 जब हुआ था बॉम्बे के अंदर, क्यों? बिकॉज सेफ्टी है कि नो पुलिस वाला विल डेयर टू गो एंड इन्वेस्टिगेट द प्लेस, सो दैट्स द सेफ सैंक्चुरीज जो हम बोलते हैं, सेफ हाउसेज रखते हैं हर सिटी में जो ये लोग। तो वेरी इस पे एक डीप एक्चुअली इंटेलिजेंस शुड डू अ वाइट पेपर ऑन दिस कि कितना कब क्या क्या रोल निकला है, एंड इज इट अ कॉमन थ्रेड और इज इट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। इस पे तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि किसी मूवी स्टार के घर में जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिल जाए। एब्सोल्युटली। तो देखिए साहब, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि we were to come back to the topic of Pulwama. Yeah. You see, we then when we saw this, when the NDA government came, and actually the UPA lost power because of the public outrage, that not only have you taken no action against Pakistan, to stave off taking action against Pakistan, you are trying to blame the majority community of terrorism. You are trying to thopo this कि ये तो the Hindus are spineless, ये तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी गाली दो, कुछ करो। Safest religion to abuse is Hinduism, so therefore abuse, and because of that there was a backlash. On that backlash, the NDA came to power. I'm being very simplified, but this is the essence of it all, and it is the God's own truth. The outrage of the public of India against the terror offensive got the UPA thrown out of power, right? And the NDA came with a very clear mandate. They tried first to try and make peace with Pakistan, so at least public image, global image wise, you are not taken as total warmongers from the word go, right? But then we found that we did our best to try and get peace with Pakistan. The NDA tried, and for a minute we were all shocked. All those who had backed the NDA, कि इनको क्या हो गया? The moment they have come to power, they seem to have taken a 360-degree turn or 180-degree turn. But they were doing it with a deliberate intent strategy.
And then the strategy, the doctrine, the Doval doctrine was evolved. What was the Doval doctrine? Incidentally, I had served with Mr. A.K. Doval. He is former director of Indian Intelligence Bureau, now our National Security Advisor, and he was the director of the Vivekanand International Foundation, where I had the privilege of being his deputy director. Right? And we worked very closely together for 3 years. So I know how this thing evolved. The Doval doctrine was that we will not fight reactively and defensively anymore. For any strike on Indian soil, mass casualty strike on Indian soil, Pakistan will be made to pay a price. It will have to bear the costs and consequences. Any strike on Indian soil, and you will have to pay the price for it. Now, Pakistan will be made to pay the price for this, and to hell with the nuclear bluff. We will strike across the line of control, and if you cross limits, we will strike across the international border. It was in pursuance of this Doval doctrine that we first struck across the Myanmar border and we tested water. You remember that surgical strike into Myanmar? That was preceded the surgical strike of Uri. So we did that in Myanmar. And then Pakistan was a little worried that the Indians are actually doing what they are saying. Because by and large, we just talk, we don't do. But now the Pakistanis misbehaved in Uri, and India carried out a surgical strike with its special forces, foot-based, ground-based, for 2.5 kilometers inside Pakistan. We hit the terror launch pads, the holding camps, killed 30 to 40 terrorists and came back without a scratch. So that was a clear shot across the bow. Ki bhai sahab, thus far and no further. Beyond this, there will be costs and consequences. Trailer देख लीजिए. 2-3-4 महीने चुप्पी रही उड़ी के बाद. उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे सर कि ये ठीक है to just give a trailer, but this is not it. This will not deter Pakistan for very long. It is too shallow, and the cost imposed is very less. And then, in our eagerness, we also have a great peace lobby. Oh, Pakistan provoke na ho jaye. I mean, to hell with Pakistan, yaar. होता है तो है बड़े हमारी साली बला से. So, no, we didn't strike the Pakistan army. We have struck the terror camp. Who is the real terrorist in Pakistan? The Pakistan army. I saw no reason to placate Pakistan or to lipa-poti karo Pakistan pe. Koi aisi, it was a good show, it was a good start, but it was not what was really required. Much more was required. So, sure enough, 3-4 months there was quiet, and then Pakistan started again. ये तो यार हम tolerate कर सकते हैं. इस type की strikes we can tolerate, and say कि कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, that kind of a thing. Then they did Pulwama. They killed 45 to be more precise. CRPF troopers who were coming back from leave, bus में बैठे थे बेचारे, suicide bomb से उड़ा दिया, which they are now claiming as the greatest achievement of Imran Khan. Imran Khan government, yeah. So then it was decided कि साहब enough is enough. Pakistan will have to be hit and hit back hard. So the Balakot strike was done, and it was a proper. This is what we had been asking for. The military community, at least, had been asking for ages. For God's sake, we have the wherewithal. Let us do it. Don't worry about the nuclear backdrop. बकवास गीदड़ बप्पी बहुत हो चुकी. 3 महीने चली थी कारगिल की लड़ाई. कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे? We also know how to call the Pakistani nuclear bluff, and therefore we hit in Balakot. 8 Mirages, and along with 12 Sukhoi 30, we went in 80 kilometers deep, blasted that terror training camp inside Pakistan proper. Very deliberately a target was chosen, not in POK, but inside Pakistan proper, that sir, आपको अब किसी बेवकूफ से भी बेवकूफ को भी समझ आ जाना चाहिए. ठीक है? And then of course they retaliated the very next day.
our suggestion was that we should have continued the punishment for some time. If you escalate, you must raise the escalation ladder 1, 2, 3 notches up. You should be prepared to go, otherwise don't escalate. But once again, this peace lobby, the bureaucracy, the naysayers, the hold back, जो कि टांग पकड़ के रखते हैं भारतवर्ष की, ना करो ना करो ना करो, एक तो नोबेल पीस प्राइज एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, too many people want the Nobel Peace Prize, so they stopped us from escalating further. We should have at that time, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता. But I'm telling you, even that is the time when the Pakistanis retaliated. They tried to attack military installations in response to attacks on terror installations. In response to attacks on terror installations, they attacked military installations, right? And when they attacked military installations, it was an act of war. Of course, they missed it by a mile. कहीं पास खरोच नहीं आई हमारी installations को. Otherwise, it was an act of war. They had targeted military installations. That means they were trying to create a moral equivalence between terror targets and military targets. So that was unacceptable. But there was this, our boys went inside Pakistan. Abhinandan shot down an F-16. Unfortunately, got shot down himself. And then the worry was, कि भाई, you know what they had done to Captain Saurabh Kali and his men. Yes. When we got their dead bodies back, every bone was broken. There were cigarette burn marks all over the body. The tongues had been cut, the private parts had been cut, the eyes had been gouged out. And there was extreme worry that they might torture Abhinandan. And that would have created a huge tamasha. Then nothing could have prevented a full-scale war. Right? And we then read the Roy Act to Pakistan. Bhai Sahab, we want Abhinandan back by tonight. Otherwise, be prepared for the consequences. This Roy Act was conveyed by the Americans, to the Saudi Arabians, who told the Pakistani Mahmood Ali Qureshi, कि ए पट्टे जाग जा, लड़ाई और कयामत तुम्हारे सर पे घूम रही है, चुपचाप वापस कर दो. And by nightfall, that is the scene that has been described by the leader of the Pakistani opposition. सीना निकलता हुआ कांपती हुई. That is the truth. That is the truth. That बाजवा साहब के माथे पे ठंडा पसीना था, जो बाद में बड़ा क्लेवरली वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है कि फौज का नाम ले लिया है. A holy cow in Pakistan, somebody, a civilian, has dared to, that only happened after 71 war, when they had abused Pakistani officers and jeered Pakistani military people, right? So when this thing happened, so बाजवा साहब के ठंडे पसीने छूट गए, टांगे कांप रही थी, क्योंकि लड़ाई उन्होंने बोला बस अब शुरू हो गई साहब, हो जाइए तैयार. कितने तैयार था पाकिस्तान? एविएशन फ्यूल था 10 दिन का. एविएशन फ्यूल था 10 दिन का. एमिनेशन कितना था, खैर हम बात नहीं करेंगे.